नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। धरती के स्वर्ग कश्मीर पर किस दल का राज होगा, किसकी सरकार बनेगी अगले 5 सालों के लिए? क्या पहली बार जम्मू कश्मीर में कमल खिल पाएगा, या फिर जो जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा जो छीना गया है जम्मू कश्मीर से, या फिर अनुच्छेद 370 35 से जो हटाया गया, वो सब भाजपा पर भारी पड़ जाएगा? ये और ऐसे अनेक सवाल अभी कह सकते हैं कि राजनीतिक जो गलियारे हैं या देश है उसमें अब इसकी गूंज इसलिए तेज हो चली है क्योंकि तीसरे जो चरण का आज 40 सीटों की जो वोटिंग है वो प्रक्रिया संपन्न हो गई है। और जो बचे हुए 6 बजे के बाद हम ये डिबेट शुरू कर रहे हैं तो इस वक्त तक जो मतदान केंद्रों तक पहुंचे हुए लोग होते हैं उन्हें वोट डालने का अवसर मिलता है। और जो टर्नआउट रहा है, जो निकल कर आया था, अंतिम सूचनाएं थी 5 बजे तक की, 65% से कुछ ज्यादा वोटिंग जो 40 आज सीटों पर जहां वोट पड़े हैं, खासकर जम्मू डिवीजन की 24 और घाटी की 16 सीटों पर, तो वहां जो चल रहा है वो है। और साथ साथ ये भी सवाल है कि क्या मोहब्बत की दुकान जो है उसे लेकर आवाम का रुख किस तरीके का रहा है? क्या ये जो मोहब्बत की दुकान है ये क्या शोरूम में या एक शॉपिंग मॉल में तब्दील होने जा रही? क्या स्थिति होगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस की दाल गली है या भारतीय जनता पार्टी की चली है या भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गली है? तमाम सवाल, बहुत सारे सवाल, सब अब ईवीएम में कैद हो चुके हैं। और जो वोटर का मन है उसको भांप पाना बहुत कठिन रहता है, लेकिन फिर भी संकेत मिलने लगते हैं। कुछ कुछ जो उनका जो एक सोच होता है वो बातचीत में सामने आता रहता है। अब इसकी जो जब ईवीएम में मशीनों का जो काउंटिंग का बटन जब दबेगा मतगणना वाले दिन, तो सारा का सारा दृश्य एकदम स्पष्ट तौर पर सामने आ जाएगा। लेकिन ये रहा है कि जो प्रचार के दौरान जो वोटर है उनका जो मूड, आवाम की जो मुखरता रही है, जो उन्होंने मसले और मुद्दे उठाए हैं, तो बहुत कुछ संकेत उसने दिए हैं। ये कहीं निकल कर आया है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस सोच के साथ जम्मू कश्मीर में एक लंबे वक्त से काम कर रही थी, वो कहीं ना कहीं उसकी जो उम्मीदें हैं या जो कोशिशें हैं वो परवान नहीं चढ़ी हैं। और जो बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस है या जो कांग्रेस है उसके प्रति कुछ नरमी या कुछ एक रवैया दिखा है। साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स हैं वहां, जो निर्दलीय है, जो साम नाम दंड भेद जोड़ तोड़ होती है, वो सब भी कुछ है। तो कुल मिलाकर क्या कुछ होगा, या ये जनता का रवैया जो वर्डिक्ट है वो कहीं खंडित विधानसभा तो नहीं दे देगा? तमाम तमाम कुछ सवाल। तो इन सब सवालों पर जो चूंकि आज वहां वोटिंग तीसरा फेज पूरा हो गया है, 2 चरण पहले हो चुके हैं, 50 सीटों पर पहले वोट डल चुके हैं, तो हम आज मुख्यतः फोकस जम्मू कश्मीर पे ही करने जा रहे हैं। और जो हमारी डिबेट होती है इस पे चर्चा हमारे जो पैनलिस्ट होते हैं जुड़ते हैं, उनको मैं कहूंगा जुड़े। और इसके साथ साथ थोड़ा सा हरियाणा पे भी बात जरूर करना चाहेंगे, या और भी कुछ मसले मुद्दे हैं। जुड़ गए हैं हमसे सारे के सारे जो पैनलिस्ट हैं, हमसे जुड़े हैं। अश्विनी कुमार साहब जुड़े हैं जो कश्मीर से ही आते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आज तक जैसे चैनल में आप रहे हैं, अब तो वो दौर खत्म हो गया, गोदी मीडिया वाले दौर से पहले का दौर था, एक अलग वो मौका होता था, आप उसमें से आए और बहुत लंबा आपका अनुभव है। साथ में सुधीर सक्सेना साहब है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सुधांशु कुमार साहब जुड़े हैं, और भी हमारे साथ मेहमान अभी जुड़ेंगे। तो मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करूंगा और अपने दर्शकों को स्मरण कराना चाहूंगा कि इन पैनलिस्ट जो है, मैं आप इनको देखते हैं, सुनते हैं, आपके दीर्घ अनुभव जो है उनसे आप भिग गए, और बारीक नजर, पैनी निगाह, शानदार विश्लेषण, खरा खरा बोलना सबके लिए ख्यात है। तो मैं सभी का पुनः स्वागत करूंगा और मैं शुरुआत अश्विनी कुमार साहब के पास चलकर करूंगा। अश्विनी जी, आप वहीं हैं, मैदान आप निरंतर उसको देख रहे हैं, भांप रहे हैं, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब एक मुकम्मल हो गया है, मतदान का सिलसिला समाप्त हो गया है, 90 सीटों पर जो ईवीएम में कैद हो गए हैं भविष्य, क्या कुछ संभावनाएं वहां आप देख पाए? क्या निकल कर आता है? क्या कुछ कमल खिलने की संभावनाएं दिखती हैं, या किस तरीके का वर्डिक्ट आप नजर आता है आपको अपने अनुभव के आधार पर, जो सूचनाएं सबके आधार पर? अश्विनी, अनम्यूट करना होगा सर, अनम्यूट करना, अनम्यूट जी। संजीव जी, आज का जो टोटल 40 सीटों पर जो आज चुनाव हुआ है, पोलिंग हुई है, उसमें से जम्मू की 24 सीटें जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि सरकार बनाएगी। सरकार किसकी बनेगी ये 24 सीटों पर डिपेंड है, क्योंकि अभी तक जो जितनी भी पोलिंग हुई है
वो मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है उनकी तरफ से हुई है, चाहे वो कश्मीर में हो, पुंछ राजौरी में, बाकी जगह पर हो। तो आज का जो 4 डिस्ट्रिक्ट थे, जो कि हमारे यहाँ पर जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर था, ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज से भरे हुए थे और 24 असेंबली सीट्स थी। और अगर आपको पिछला मैं रिकॉर्ड बताऊं 2014 का, तो पिछली दफा जो है यहाँ पर 37 सीट्स थी जम्मू रीजन में, जिसमें से 25 सीट्स बीजेपी ने बनाई थी और पीडीपी ने 28 सीट वहां से कश्मीर से ली थी। और उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने काफी टाइम लिया था कि क्या वो कांग्रेस के साथ गठजोड़ करे, बीजेपी के साथ करे या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ करे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी ओपनली सपोर्ट कर दिया था कि हम बिना किसी शर्त के हम जो है पीडीपी को सपोर्ट करने को तैयार है, जबकि कांग्रेस के पास 12 थी सीटें उस वक्त और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 15 सीटें थी और सरकार बन सकती थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद अगर एनसी और कांग्रेस का सपोर्ट लेते तो सरकार बन सकती थी, मगर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कुछ महीने लिए। उन्होंने सोच विचार करके ये डिसाइड किया कि अगर मैं मेजॉरिटी कम्युनिटी से वोट बैंक लेकर और मैं सरकार बना लेता हूं तो सरकार चलेगी नहीं। तो डेफिनेटली उसको जम्मू से माइनॉरिटी कम्युनिटीज का जो वोट बैंक था उसको लेकर उन्होंने सरकार बनाने के लिए कुछ टाइम लिया, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया, जो कि पब्लिक में वो डोमेन में गए, कि अगर कल को सरकार बनाएंगे पैसा तो दिल्ली से आएगा, वो बीजेपी सरकार है वहां पर, हम उसी पार्टी के साथ गठजोड़ करेंगे जो कि वाजपेयी की सरकार थी। वाजपेयी के नाम पर उन्होंने लोगों को बताया कि हम जो है बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। और बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस के पास उस वक्त 12 सीटें थी, जो कि वो भी मेजॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से वोट बैंक आया हुआ था, जिसमें से कश्मीर से उनको उस वक्त 4 सीटें मिली थी, जिसमें से देवसर था, सोपोर था, बांडीपुर था और शाहगंज था। इसी तरह से जम्मू से उनको जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट बैंक मिला था, जो कि गुर अरनास, सोरनकोट, गुलाबगढ़, इंदरबल और बनिहाल था। तो जो आपका जो मैं आज की बात बता रहा हूँ कि जो जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, वहां से कांग्रेस कोई वोट नहीं ले पाई, ना कोई सीट ले पाई, जो कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के लिए एक सिरदर्दी बन रही थी कि आखिर इतना वोट बैंक है, इतनी सीटें हैं, तो हम इनको कैसे छोड़ सकते हैं अगर सरकार चलानी है। तो आज भी यही स्थिति बन चुकी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कितनी सीटें आती हैं और बीजेपी के पास कितनी सीटें आती हैं और कांग्रेस के पास कितनी सीटें आती हैं, उसी हिसाब से सरकार भी बनेगी। आज की जो स्थिति है, आज जो वोटिंग पैटर्न रहा है, तो जिस तरह से परसेंटेज कठुआ उठुआ में जैसे परसेंटेज बड़ी है, उससे लगता है कि बीजेपी को काफी फायदा होगा। जितना वोट बैंक इंक्रीज हुआ है उससे बीजेपी को काफी फायदा हुआ है इन कंपैरिजन टू कश्मीर वैली। वहां 62 और 55% के बीच में 3 डिस्ट्रिक्टों हुए हैं, जैसे कुपवारा में 62% पॉइंट कुछ है, बांडीपुरा में 63% और बारामूला में 55% है। अगर उसके मुकाबले में आप जम्मू पर ले लें, कठुआ में 70.53% है, सांबा में 72% है, उधमपुर में 72% है, जम्मू में 66.79% है। तो जैसे जम्मू में कम हो रहा है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जो सीटें हैं, तो जितना कम सीटें परसेंटेज कम होगी वहां पर बीजेपी को लॉस होगा, और जहां इंक्रीज परसेंटेज हुई वहां बीजेपी को पॉजिटिव बनेगा। तो डेफिनेटली जो है बीजेपी अभी 5 बजे तक की फिगर है ये, तो अभी 1 घंटे तक जो पूरी फिगर आ जाएगी और 6 बजे जी वाली, तो मुझे जी लगता जी है कि 2014 के मुकाबले में अगर आप तीनों फेजों का लेगा तो 2024 में आसपास इतना ही होगा, ज्यादा बढ़ेगा नहीं है। अगर बढ़ता है तो बीजेपी को फायदा होगा। अब ये देख रहा है कि आने वाले दिनों में 8 तारीख को किस पार्टी के पास फर्स्ट जो लार्जेस्ट पार्टी कौन होगी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, बीजेपी होगी, क्योंकि 2 ही पार्टियां टॉप पर जाएगी, या एनसी होगी या बीजेपी होगी। अगर तो बीजेपी के पास, जैसे बीजेपी के लोग क्लेम करते हैं, ये उनको उनके पास 35 प्लस सीटें आने की संभावना है,
जो कि 2014 में उनके पास 25 सीटें थी जम्मू प्रोविंस से। कश्मीर से उनको अपने खाते से, अपने नाम से कोई भी सीट आने की संभावना नहीं है, चाहे वो जितना मर्जी क्लेम करे। बट प्रॉक्सी कैंडिडेट जितने भी है, चाहे वो इंडिपेंडेंट है या किसी भी पार्टी से है, वो सपोर्ट में आ सकते हैं। अगर बीजेपी 35 सीटें जम्मू से लेती है तो 10 सीटें वो कश्मीर से इंडिपेंडेंट और बाकी लोगों से अरेंज कर सकती है। इसी तरह से अगर एनसी के पास 35 सीटें वहां से आ जाती हैं या जम्मू डाल के 35 आती हैं और कांग्रेस के पास 5-10 सीटें आ जाती हैं, तो डेफिनेटली एनसी और कांग्रेस जो है अलायंस कर सकती है। बट बीजेपी को आज का जो काफी फायदा हुआ है, उन्होंने काफी कंपेन की है इस एरिया में पिछले 3-4 दिनों में से कि नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर जम्मू का आएगा और सबको वोट डालना है, बीजेपी को वोट डालना है। तो लोग इमोशनल भी हो जाते हैं कि चलो इस दफा वोट डालते हैं, जम्मू का सीएम बन जाएगा। बट देखना ये है कि वोटर ने वोट किधर डाला है, वो सबसे गंभीर चीज होती है, चाहे सामने कुछ भी हो। और वो सारा अगर तो बीजेपी 25 से कम जाती है तो फिर काफी मुश्किल हो जाएगा और उनको तोड़ फोड़ जोड़ फोड़ वो करना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि जैसे उनकी रिपोर्ट्स है, तो हमें तो लगता है 20 और 25 के बीच में आएगी। बट बीजेपी के लोग क्लेम करते हैं कि 35 सीटें अब उनके पास आएंगी, तो 5-10 सीटों की इनके पास कमी है, जो कि वो बाद में इंडिपेंडेंट या बाकी की सपोर्ट लेकर बना सकते हैं, चाहे वो जिंजीर रशीद हो, चाहे वो जमात इस्लामी के इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि वो जमात इस्लामी के नाम पर तो जीत नहीं रहे हैं, वो तो इंडिपेंडेंट के नाम पर जीत रहे हैं। उसके बाद पीपल कॉन्फ्रेंस है जो कि सदात लोन की है, वो पहले भी पार्टनर रहे हैं। के बाद जो अपनी पार्टी है अल्ताफ बुखारी की, उनके पास कितने एमएलए आते हैं, वो भी सपोर्ट करने को तैयार है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, जब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जब एमएलए की वहां पर शिनाख्त होगी, उसमें 5 एमएलए हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि चीफ मिनिस्टर उनको नॉमिनेट करेगा ऑन द रिकमेंडेशन और गवर्नर करता है। उसमें से 2 कश्मीरी पंडित नॉमिनेशन होगी, 2 फीमेल नॉमिनेशन होगी, 4 होगी, एक जो है पीओकेजे रिफ्यूजी होगा। 5 सीटें जो है वो नॉमिनेशन होगी, जो कि वो सरकार करेगी नॉमिनेट, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो। बट वोट जब असेंबली में वोट होगा, वो 5 सीटें जमा होगी, वो उस वक्त उनके वोटिंग राइट मिलेंगे। तो ये 5 सीटों के ऊपर किसी का भी नजर नहीं है, तो ये 5 सीटें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जबकि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है, सरकार की वहां पर शनाख्त होगी कितने एमएलए किसके पास है। जी सुनिए जी। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अश्विनी जी इसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जो घाटी की तकलीफ है, वही तकलीफ तो जम्मू की भी है कि महंगाई, बेरोजगारी या जो इशू बेस्ड बातें हैं। बाकी जो आपने भावनात्मक इशू की बात की, वो तो ठीक है कि भावनात्मक इशू करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस बात वो चीज नहीं है। लोग सवाल वो करते रहे, इनकी जो रोजगार को लेकर कठिनाई बहुत हुई है जम्मू में, जिस तरीके से यहाँ पर आतंकवाद ने सर उठाया, तो उसके कारण वो हैरान परेशान है। पूरे का पूरा जो स्थिति है सारी की थी। ऐसे में आपको लगता है कि जो क्लेम है और क्लेम और दोनों में कहीं कुछ मतलब ये आसपास है, इसमें क्लेम करना तो अपनी जगह, राजनीतिक दलों को क्लेम तो करना ही चाहिए कि हम यहाँ आ रहे हैं, इतना पहुंच रहे हैं, यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कितनी साथ देती दिखती है इश्यूज पर हुए, भावनाओं पर भावनात्मक वो वोट डले हैं, दोनों में क्या आप पाते हैं? छोटा सा आपकी टिप्पणी, फिर मैं अगले से लूंगा, फिर पुनः आपके पास लौटूंगा। जी संजीव जी, बिल्कुल सही बोला आपने कि अभी तक पिछले 10-15 दिन तक जो है लोग खिलाफ थे। लोगों को बेरोजगारी की प्रॉब्लम थी, डेवलपमेंट की प्रॉब्लम थी, सड़कें टूटी हुई हैं, कोई उनको सुनने को तैयार नहीं है। 10 साल से वो लोग परेशान हैं, किसके पास जाए, एलजी के ऑफिस में घुसने नहीं देते हैं। तो वो काफी खिलाफ थे बीजेपी के और कांग्रेस के फेवर में थे। बट अभी क्या हुआ कि कांग्रेस इस दफा अपने आप को चैनलाइज नहीं कर पाई। क्या कारण था? क्या वो हरियाणा की तरफ ही लगे रहे और इस तरफ जो है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी 1 या 2 दफा आए, और जिससे थोड़ा सा चैनलाइज हो पाया। अदरवाइज जो है कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है, उनकी भी जो है खतरे में सीटें पड़ी हुई हैं, जिसमें रमन भल्ला है, उसमें तारा चंद है फॉर्मर डिप्टी सीएम, वो उसकी जो है सीट खतरे में है। लाल सिंह है, उसकी सीट खतरे में है। डूरू से फॉर्मर बीजेपी प्रेसिडेंट जो है गुलाम
गुलाम अहमद मीर, उसकी सीट खतरे में है। कांग्रेस प्रेसिडेंट अपने जो है कश्मीर से, श्रीनगर से लड़ रहे हैं, उनकी सीट खतरे में है। तो कांग्रेस अपने टॉप लीडरशिप को अभी तक बचा नहीं पा रही है। और अगर जो जो जिन लोगों के मैंने अभी नाम लिए हैं, वो 50-50 चांसेस पर चल रहे हैं कि वो जीतेंगे, कि अगर जीतेंगे बड़ी कम मार्जिन से जीतेंगे। तो कांग्रेस ने जो पिछले 15-20 दिन से अपने आप को चैनलाइज नहीं किया, उसका कवर जो है बीजेपी ने अपना सोशल मीडिया से या अपना संगठन के यूज करके, या बाकी जो उनकी सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनको यूज करके ये एक इशू बनाया कि इस दफा हमें चीफ मिनिस्टर जम्मू का बनाना है। तो वो एक सेंसलाइजेशन करके वो जो है वो आगे चले गए हैं। और जो पुराने इशू थे, जम्मू के नॉर्मल इशू जो लोगों के थे, बिजली, पानी, बाकी जो सबसे ज्यादा वहां बिजली की प्रॉब्लम है जम्मू में, पावर कट्स इतने हो रहे हैं, वो लोग बड़े खिलाफ है इसके ऊपर। पानी नहीं मिल रहा है काफी इलाकों में, मगर उसके खिलाफ भी है। बट अभी जो इश्यू जो आ गया है कि नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर जम्मू को बनाना है, तो उसका असर जो है आज की 24 सीटों पर पड़ने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात है। सुधीर सर, आप तो निरंतर लिखते हैं और निगाह भी रखते हैं कश्मीर पे। क्या आप जो कहा अश्विनी जी, इससे कितना इत्तेफाक जताइएगा कि ये जो अब चीजें हैं कि एक तो भावनात्मक इशू एक चीज, और दूसरा जम्मू का मुख्यमंत्री होगा, चेहरा होगा, ये कुछ अब चलने की संभावनाएं दिखती हैं? आप क्या कहेंगे इस पे? क्या आपकी अपना ओपिनियन? धन्यवाद जी जी, धन्यवाद संजीव जी। देखिए, अभी अश्विनी जी ने बहुत विस्तार से जम्मू और कश्मीर की सीटों का विश्लेषण किया। आप अगर गौर करें तो सबसे पहले दो बातों पर गौर करें कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं और धारा 370 के विलोपन के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं, और ये चुनाव सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद हो रहे हैं। और अगर केंद्र की सरकार का बस चलता तो शायद वो जम्मू कश्मीर में चुनाव न कराती। तो ये तीन संदर्भ बहुत मायने रखते हैं। लेकिन जैसा कि अश्विनी जी ने कहा कि बहुत बात मायने रखती है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने बहुत तरीके से चुनाव की बिसात बिछाई है। उसका सबसे बड़ा हथियार है पुनर्सीमन, सीटों का पुनर्सीमन जिस तरीके से किया गया है। और जैसा कि भी अश्विनी जी ने बताया, 5 मनोनीत विधायक, अगर त्रिशंकु विधानसभा आती है तो 5 मनोनीत विधायक, और जैसी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी पार्टी की नीति रही है कि अन्य छोटे दलों पर डोरे डालकर, लाशा फेंककर उनको अपने पाले में किया जाए, जैसा कि आपने हरियाणा में देखा, अन्यत्र देखा, तमाम राज्यों में देखा। उसके जरिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उस घाटे की भरपाई कर ली है जो आज से 15 दिन पहले नजर आ रहा था। जहां तक स्थानीय मुद्दों और भावनात्मक मुद्दों की बात है, दोनों ही मुद्दे कहीं ना कहीं काम करते हैं। और हमने ये देखा है कि जम्मू में चुनाव प्रचार में लगातार, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे वो उनके जेपी नड्डा हो, सबने भावनात्मक मुद्दों को हवा दी है। और उन्होंने लगातार जोर देकर कहा है कि अगर यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सत्ता में आ गई तो वही आतंक वाले दिन वापस लौट के आ जाएंगे और शांति खतरे में पड़ जाएगी और शांति पर संकट मंडराने लगेगा। तो ये 2-3 बातें जो है बहुत मायने रखती हैं। लेकिन फिर भी ये चुनाव बहुत दिलचस्प है, घाटी की लड़ाई है। और घाटी और जम्मू दोनों का मिजाज मुझे लगता है कि बहुत अलग अलग है। घाटी का मिजाज जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, वहीं जम्मू का मिजाज मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। इस बार कुछ चीजें अगर आप देखें तो जैसा कि बताया इन्होंने, 40 में से 24 सीटें जम्मू की हैं, जहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बढ़त हासिल है। और अमित शाह ने तो अभी 2 दिन पहले अपने भाषण में नौशहरा में कहा ही है कि 8 अक्टूबर के बाद राहुल बाबा की मोहब्बत की दुकान बंद हो जाएगी। पहले वो पप्पू कहते रहते, अब पप्पू से मुक्ति देने के बाद अब उन्होंने राहुल बाबा कहना शुरू कर दिया है। यानी इसमें भी एक मखौल, एक तंज और एक अलग किस्म का उपहास या सामने वाले कहा करते थे। राहुल बाबा कई बार कहते थे, कई बार पहले भी कहते, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा कहना है वो पप्पू। अब ये ज्यादा राहुल बाबा कहने लगे हैं। लेकिन इस बार कुछ चीजें और भी हैं। इस बार 12 कश्मीरी पंडित चुनाव लड़ रहे हैं। 12 कश्मीरी पंडितों का चुनाव लड़ना जम्मू कश्मीर के लिहाज से मायने रखता है। और सन 2014 में ये संख्या, मेरा ख्याल है अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो 8 थी। अब जैसे कि हब्बा कदल है, हब्बा कदल में 4 पंडित एक साथ चुनाव में है। यहाँ पर नानाजी डम्मी है,
जो जिन्होंने 2019 में अपने श्रीनगर में दफ्तर से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का बोर्ड हटा दिया था और सुर्खियों में आए थे। और हब्बा कदर वो सीट है जहां से 5 बार कश्मीरी पंडित चुनाव जीत चुके हैं। दुर्गा प्रसाद धर, एस के कौल, प्यारेलाल हांडू, रमन मट्टू, ये 4 लोग यहाँ से 5 बार पिछली बार चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन इस बार कहना कठिन है। और चाहे वो नानाजी डेम्बी हो या अन्य कश्मीरी पंडित हो, वो हिंदू मुसलमान या जाति या धार्मिक नैरेटिव या रूपक के बजाय अधिकतर स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। वो सड़क की बात करते हैं, वो बेरोजगारी की बात करते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो महंगाई की बात करते हैं, वो वहां पर टूटी हुई जो पुलिया है, सड़कें खराब हैं, उन खस्ता हाल चीजों की बात करते हैं और कश्मीरी अस्मिता या कश्मीरियत की बात करते हैं। क्योंकि कश्मीर अब पूर्ण राज्य का दर्जा खो चुका है, वो केंद्र शासित प्रदेश है। और गुलाम नबी आजाद जैसे एक वक्त के कद्दावर नेता हाशिए में चले गए हैं और एक बिजुका सिद्धू हैं। नहीं तो एक वक्त ऐसा था कि माना जाता था कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी जो है कश्मीर में इस तरह से रोल अदा करेगी कि सत्ता की चाबी कहीं ना कहीं उनकी मुट्ठियों में होगी। लेकिन वो बीते कल की बात हो गई है। तो ये लगातार जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं और जिस तरीके से वहां मौसम बदल रहा है, उसमें ये कहना कठिन है। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि कुल जमा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन का पलड़ा कुल मिलाकर भारी है। लेकिन अगर त्रिशंकु विधानसभा किन्हीं कारणों से जम्मू कश्मीर में आती है तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी अपनी साम दाम दंडभेद के जरिए फिर से सत्ता में आने के लिए करेगी। और कांग्रेस ने जो तारिक कर्रा को अपनी कमान सौंपी है, इसका फायदा उसे घाटी में मिलेगा। क्योंकि कर्रा वही नेता है जिन्होंने सन 2014 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे हस्ती को हराया था और उन्होंने अपने तरीके से ताराचंद और अमन भल्ला को अपना सहयोगी बनाया है। और एक और बात देखिए कि इस चुनाव में आरएसएस की बहुत सीधी भूमिका है और उसकी रुचि है और उनका दखल है। उन्होंने अपने 2 लोगों को वहां के पर्यवेक्षक या निगरानी या प्रभारी बना के भेजा है। और ये 2 लोग हैं, एक तो राम माधव और दूसरे जी किशन रेड्डी। तो राम माधव, जी किशन रेड्डी का श्रीनगर में आना और डेरे डालना ये बताता है कि आरएसएस की रुचि है। और आरएसएस का काडर, आरएसएस के स्वयंसेवक, आरएसएस का संगठन ये पूरी कोशिश करेगा कि जम्मू कश्मीर में किसी न किसी तरह से ये केन प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, भले ही उसको छोटे दलों का सहयोग लेना पड़े या जिस तरीके से वो सत्ता में विभिन्न राज्यों में आती रही है उसका। एक सीट ऐसी है वहां पर इस बार जहां पर एसपीसी नेशनल कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार भी सुर्खियों में है और मुमकिन है कि जीते या हारे वो अलग बात है। लेकिन एनसीपी इस बार कुछ वोट वहां जम्मू कश्मीर में हासिल कर सकती है। संजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वो चीजें सबने अपने अपने स्तर पर जो प्रयास होते हैं करने चाहिए थे, किए हैं। लेकिन सुधांशु जी, आपके पास आता हूँ। ये जो मोहब्बत की दुकान वर्सेस नफरत की दुकान वाली बात है, और उसके अलावा जो राहुल प्रियंका या जो बीजेपी के बीच जो प्रचार वार रहा है, उसमें जो चीजें दिखी हैं वो तो एक अलग दृश्य था। और इसके इतर अगर ये चीजें हुई हैं, कैसे इसको आप एलोब्रेट कीजिएगा? क्या आपको लग रहा है कि वहां मोहब्बत की दुकान फेल हो गई है? नहीं, देखिए, मोहब्बत की दुकान का खाली एक मकसद तो है नहीं। ठीक है, पॉलिटिकली लोग ले रहे हैं। मोहब्बत की दुकान का आइडिया भारत मुद्दों के साथ आए। बहुत सारे मुद्दे हैं। उन्होंने वो जो स्टेटहुड की बात की है, उन्होंने जिस तरीके से बाकी जो इश्यूज हैं उसको भी उन्होंने, खासकर चाहे वो रोजगार हो या जो और उनके अपने जो जम्मू कश्मीर की जो कठिनाई है उस पर फोकस किया। और बीजेपी लगातार वहां रही है, परिणाम नहीं दे पाई है। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में क्या आप देख पा रहे हैं? क्या आपका विश्लेषण क्या? नहीं, मैं वही एक्चुअली एक चीज केवल कह रहा था कि चूंकि उसकी शुरुआत भारत जोड़ो से हुई है, मोहब्बत की दुकान का की उत्पत्ति वहां से हुई, तो वो मकसद तो एक अलग ही मकसद है। और वो मकसद जम्मू कश्मीर में उस मकसद की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। और जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जो कहीं ना कहीं मतलब भारत के अन्य राज्यों से उसको ज्यादा जरूरत है कि जोड़ा जाए, और जो उनके अंदर एक अविश्वास रहता है उसको खत्म किया जाए। उसमें तो खैर कोई वो है ही नहीं, क्योंकि जो राहुल जी कर रहे हैं, जो 2 हमारे सीनियर ने बताया, दरअसल चूंकि ये लोग वहीं से जुड़े हुए हैं, इनकी जानकारी ठीक
काफी हम लोगों से ज्यादा अच्छी है ही। बिल्कुल बिल्कुल, अश्विनी जी से इसलिए लेकिन मैंने शुरुआत की। अश्विनी जी निरंतर जी वहां बिल्कुल बिल्कुल। हमको पढ़ रहे हैं, देख मैं रहे हैं, सुन रहे एक हैं। तो ये चीज है कि पहली बात तो ये है कि जो चुनाव हो रहा है वो बीजेपी की इच्छा नहीं थी। कोर्ट के आदेश पर चुनाव करा रहे हैं, वो भी कोर्ट ने जो डेडलाइन दिया था उसको क्रॉस किया ही है इन्होंने, चाहे 2-3 दिन ही किया, लेकिन क्रॉस करके कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये चुनाव हो रहा है। दूसरा जो ये इसका कहने का मेरा पर्पस ये है कि स्टेटहुड, देखिए आर्टिकल 370 और 35A के ऊपर डिबेट हो सकता है, उसमें कुछ लोग पक्ष और विपक्ष में हो सकते हैं। जो वहाँ की लोकल पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि मतलब फिर से दोबारा 370 और 35 लागू वो हो जाए। लेकिन जो नेशनल पार्टी है ऑब्वियस है, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, कांग्रेस ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है और बीजेपी ने तो वो किया है। लेकिन इन जो नेशनल जो स्टेटहुड वाला मामला है, जम्मू कश्मीर से जो स्टेटहुड छीना गया है, वो तो उसके साथ तो कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। वो बीजेपी उसको कैसे बचाएगी, कैसे उसके वो क्या किस तरीके से उसको बचाने के लिए या जो उसके डिसीजन उसको प्रचार कर रही है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एज ए मतलब हम लोग जिस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से एटलीस्ट वो नहीं छीना जाना चाहिए। उसके साथ तो मतलब है ही, और वो वहां पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और उसके ऊपर कांग्रेस, पीडीपी और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये लोग का लगातार काम कर रहे हैं, उस पर बोल रहे हैं। देखिए एक चीज और है जो सारे इन लोगों ने हमारे वरिष्ठों ने जो दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसको गुप्कार संगठन कहा गया जम्मू कश्मीर के अंदर, और वो वही आर्टिकल 370 के अराउंड वो बना था। उसके बनने के बाद उसकी काफी चर्चा थी और बीजेपी ने काफी उसके ऊपर व्यंग भी बीजेपी करती रही। तो अगर मान लीजिए, एक तो पहली स्थिति तो ये बनती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस का अलायंस है, हो सकता है कि वो बहुमत पा जाए। और अगर क्योंकि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, और इसलिए ताकत झोंकी है क्योंकि एक महत्वपूर्ण डिसीजन है 370 को लागू करना, वो तभी उसकी मान्यता हो पाएगी कि अगर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो सरकार बना लेते हैं तो उनके पास एक मौका होगा कहने के लिए कि हमारा डिसीजन पूरी तरह से सही था। और उसको जम्मू कश्मीर की जनता ने भी स्वीकार किया है, जिसको विपक्ष की पार्टियां जो है हमें ब्लेम करती थी। देखिए जैसे अभी एक चीज कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर वोटिंग हो रही है, जनता घरों से निकल कर आ रही है, वोटिंग कर रही है, तो ये हमारे डिसीजन की जीत है, ये बीजेपी वाले प्रचारित कर रहे हैं। और मान लीजिए कि किसी भी वजह से सरकार भी बना लेते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर उनके लिए एक बहुत मतलब उनको कहने के लिए हो जाएगा। तो इसलिए जो अभी सुधीर जी कह रहे थे कि आरएसएस का काफी इंटरेस्ट है, उसकी एक वजह है क्योंकि 370 हटाना एक आइडियोलॉजिकल मामला था, ठीक है, उसके और सारे चीजें भी रहेंगी, लेकिन 370 हटाने का आज से नहीं है। आरएसएस एंड उसके मतलब आरएसएस और उसके सारे संगठनों में 370 को जिस तरीके से बनाया और दिखाया गया था, तो वो आज आरएसएस भी चाहेगी कि हमारा वो डिसीजन, चूंकि आरएसएस के जितने अनुषंगी संगठन है उन्होंने पहले भी और अब भी लागू होने के बाद भी उसके साथ खड़े और वो उसको ज्यादा प्रसारित करते हैं। बीजेपी तो करती है, लेकिन आरएसएस का कोई वैचारिकी वाला मामला रहा, तो इसलिए आरएसएस, देखिए वही आरएसएस आप रिपोर्ट उठाकर देखोगे तो हरियाणा में उस दृष्टि से नजर नहीं आ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर आरएसएस काम कर रही है। तो उसके पीछे ये वजह है कि उनको अपनी वैचारिकी की रक्षा करनी। सारे कंट्रोवर्सी नरेंद्र मोदी, अमित शाह से और जो बीजेपी आरएसएस प्रमुख के आज के जो रिलेशन है उसके बावजूद भी ये डिसीजन शायद आरएसएस ने इसलिए लिया। तो ये जो कुछ जो मैं कह रहा था गुप्कार संगठन का, कि मान लीजिए कि अगर एक पल को ऐसा होता है कि बहुमत किसी दल को नहीं मिलता और त्रिशंकु विधानसभा आती है, तो दोनों दलों के पास, बीजेपी के पास है बहुत अधिक संभावना, जैसे अभी जो एक वहां पर पार्टी है इंजीनियर राशिद की, एआईपी, तो अब एआईपी किधर जाएगी? अभी तो इंजीनियर राशिद कह रहे हैं कि अगर मुझे बीजेपी में जाना होता तो मैं जो है समझौता कर चुका होता और अभी उनके साथ हम काम कर रहे हैं, तो हम अलग होकर क्यों लड़ रहे हैं? भाई हम उनके साथ नहीं। लेकिन देखिए चुनाव से पहले और चुनाव के बाद की स्थितियां अलग होती है, और जो निर्दलीय कैंडिडेट्स उतारे गए हैं बड़े पैमाने पर, उनको अब सबको पता है भाई फंडिंग के मामले में अब बीजेपी के सामने तो आज के दिन में सारा विपक्ष भी एक जगह इकट्ठा हो जाए और बीजेपी एक तरफ सामने आ जाती है, तो फंडिंग के सामने तो टिक नहीं पाएंगे। तो कई सारी चीजें होती है विद इन जो पर्दे के पीछे क्या क्या खेल चल रहा है, निर्दलीय उम्मीदवार कहाँ से इतने बड़े पैमाने पर आ गए, क्या वो स्वाभाविक रूप से चुनाव लड़ने की उनकी लालसा है या कोई पीछे संगठन काम कर रहा है, वो सारी चीजें
तो जो साथी अभी हमारे वरिष्ठ जुड़े हैं उनको ज्यादा पता होगा। लेकिन जितना अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई वो कहीं न कहीं बीजेपी के द्वारा प्रोजेक्टेड लोग हैं, उनको साथ मिल रहा है, उनको मदद मिल रही है। तो अगर उसमें से कुछ लोग भी जीतते हैं तो ऑब्वियस है कि वो बीजेपी अलायंस के साथ जाएँगे और इंजीनियर राशिद का हो सकता है कि वो जाएँ। लेकिन इधर में भी एक स्थिति बनती है कि पीडीपी मान लीजिए हो सकता है कि अगर पीडीपी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाती है अगर और कुछ सर्टेन सीटें ही लेकर आती है तो पीडीपी के लिए बड़ी मुश्किल होगा कि आज पहले वो भले ही बीजेपी के साथ चली गई थी, लेकिन आज के दिन दोबारा वो बीजेपी के साथ जा पाएगी क्योंकि वो आर्टिकल 370 के विरोध में जिस तरीके से ये लोग वोकल हुए हैं और हैं भी, तो इस वक़्त में उनके साथ जाना मुझे लगता है कि पीडीपी के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है। तो फिर वो नेचुरली जो है ये कांग्रेस और एनसीपी वाले अलायंस के साथ, हालाँकि ये सबको पता है, सब लोग हम जानते हैं कि एनसीपी पीडीपी का अपना एक आपसी प्रतिद्वंदिता रही है। लेकिन जिस तरह से पीडीपी ने लोकसभा में परफ़ॉर्म किया है कि एकदम साफ हो गई है, कोई लोकसभा सीट नहीं जीत पाई। तो मुझे लगता है कि फिर वो संगठन भी इधर आने की संभावना बनती है। ओवरऑल देखिए अभी भी रिपोर्ट यही है कि जो जिस तरह से वोटिंग पैटर्न है और इश्यूज जो आप जिन इश्यूज की बात कर रहे थे, देखिए कॉमन इश्यूज आज के दिन पूरे भारत में है, महंगाई, भ्रष्टाचार और जो भाईचारे का मामला है, ये सब बड़े कॉमन से इश्यू हैं और ये ऐसा नहीं है कि वहाँ खत्म हो गया। जो सरकारी कर्मचारियों का मामला है, ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला है, ये सारी चीजें कहीं खत्म नहीं होती। महंगाई ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली में महंगाई है, मध्य प्रदेश में महंगाई और जम्मू कश्मीर के लोग उसको फेस नहीं कर रहे हैं। तो वो चीजें तो रहेगी जो इसलिए। और दूसरी चीज क्या है कि देखिए 5 साल से जब से ये 370 लगा, तो एक तरह से बीजेपी शासित राज्य के रूप में है, मनोज सिन्हा राज्यपाल हैं, तो वो तो बीजेपी का जो भी कमियां हैं और जो लोगों का एंटी इनकम्बेंसी है, तो वो बीजेपी के खिलाफ ही जाएंगे। तो इसलिए मुझे ये लग रहा है कि ओवरऑल एनसीपी और कांग्रेस अलायंस सरकार बनाने की स्थिति में रहेगी और थोड़ा मोड़ा घटता है तो मुझे ऐसा मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ कि पीडीपी का उसको सहयोग मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि वहां कोशिशें ये हैं कि बीजेपी ना बना पाए, तो और होना भी चाहिए थी। दिनेश सर, जो बात अभी कही सुधांशु जी ने भी कही और हम भी सवाल उठा रहे थे कि इनडायरेक्ट वे में तो वो राज कर ही रहे हैं पिछले बीते 5, 5.5, 6 साल से, जब से वो हुआ है तब से राज बीजेपी का है या केंद्र का है। एक तरीके से एलजी ही पूरी सत्ता चला रहे हैं, उनके खिलाफ भी बहुत सारे ब्लेम्स हैं और जो एंटी इनकम्बेंसी वहां बनी हुई है और केंद्र के खिलाफ भी है। तो ऐसे में ये सब क्या माइनस हो रहा है हर तरफ। मैंने वो जम्मू की बात भी की और चूंकि अश्विनी जी वहीं से आते हैं, वहीं बैठे हुए हैं, तो आप बहुत निकट से हैं, नजदीक हैं, वो देख रहे हैं, बहुत उनकी अंदर तक की जो स्थिति है उस पर भापा होगा आपने क्या। लेकिन आप भी उसी से लगे इलाके में हैं, बहुत दूर नहीं है आप भी, तो क्या आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या है पूरा का पूरा इस मसले पर? पहले तो देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। नहीं, कोई इश्यू नहीं जी। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये है कि मैं जिस इलाके से आता हूँ वहाँ कश्मीर से बहुत सारे लोग काम करने आते हैं और यहाँ पर वो आकर काम करके लौटते भी हैं और अपनी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त भी करते हैं। उनसे जब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे किस तरह से आपके गांव के लोग, गरीब लोग आते हैं, जो संभ्रांत हैं, उनको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये एक ट्रेंड है जो सदियों से चला आ रहा है। अभी जो सबसे सारी चीजें इलेक्शन के दौरान बहुत सारा प्रचार होता है और हर पार्टी अपने अपने मुद्दों को भुनाने की फिराक में रहती है। लेकिन मेरे जो वरिष्ठ दोस्त हैं जो वहाँ कश्मीर में बैठे हैं, जम्मू में बैठे हैं, मुझे ये भी जानना बड़ा जरूरी हो जाता है क्योंकि जो लोग यहाँ आ रहे हैं और जा रहे हैं उनसे जो बात होती है तो वो किसी भी तरीके से ये नहीं लगता कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी कुछ परफॉर्म करने की क्षमता रख रही है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि नाराजगी वहाँ 370 को लेकर मतलब छोटे से लेकर बड़े तक हर किसी में है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए कुछ लोगों में या जम्मू के एरिया से जो लोग आते हैं जहाँ वैष्णो देवी के हम दर्शन करने अक्सर जाते हैं उस तरफ, तो वहाँ एक पॉकेट है जो कटरा की हम बात करते हैं या रियासी एज अ डिस्ट्रिक्ट होल में ऐसा शायद नहीं है, लेकिन पॉकेट्स ऐसी हैं जहाँ हिंदू वाली भावना जो है वो स्ट्रांग है। लेकिन वो उस पूरे जम्मू की जो डेमोग्राफी है उसको कितना इफेक्ट करती है, कितना उसके ऊपर असर डालती है, उसके ऊपर निर्भर करेगा।
महत्वपूर्ण पहलू ये भी देखने में आता है कि ऑल्दो सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन जो वहां के पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक ने जो रहस्य उद्घाटन किए हैं और जो उन्होंने बोला है ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन्स, पिछले इलेक्शन के से पहले भी और उसके बाद भी बोलते रहे हैं, और जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा एक्सपोज किया, उसके बाद वहां की क्या स्थितियां बनी हैं, वहां उन चीजों को लेकर क्या वो हिंदूवादी संगठन या हिंदुत्व वाले को माने सनातन की बात करने वाले लोग क्या उन चीजों को भूल गए हैं, या जिस तरह से वहां वो 40 सीआरपीएफ के जवान घटनाक्रम में एक साथ मारे जाते हैं, उसके बाद जो घटनाक्रम उसके बाद के हुए हैं वो एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं जिनको हम इन चुनावों में इग्नोर नहीं कर सकते। ये सारे घटनाक्रम और आए दिन जो क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी वहां हो रही है उससे, और जिस तरीके से सेना का रुख वहां पर है उसको लेकर के क्या वहां पर परिस्थितियां हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ लगते हुए किश्तवाड़ और डोडा के जो एरिया हैं जिसमें अक्सर, क्योंकि जो टेररिज्म का जो जिसको बोलते हैं वो भी शिफ्ट हुआ है, वो कश्मीर से इस तरफ को शिफ्ट हुआ, वो भी क्यों हुआ और ये इलेक्शंस डिक्लेयर होने से पहले क्यों हुआ, ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत मायने रखती हैं इस इलेक्शन में, और लोग जो हैं इस तरह से तैयार नहीं है, इतनी एक्सेप्टेंस नहीं है। ऑल्दो आप देखिए, एक और तीसरी बात जो इस इलेक्शन में सामने बार बार आती है, अभी जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन है तो यू कैन नॉट इग्नोर माइनॉरिटीज। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर पूरे देश में या हम कहें कि नॉर्थ इंडिया में एक मुहिम चला रखी थी कि जिहाद के खिलाफ, लव जिहाद, ये जिहाद, मॉस्क का, मंदिर और मस्जिद का मसला उन्होंने बहुत भुनाने की कोशिश करी, और हिमाचल के इलेक्शन और जो लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने तो नॉर्थ में ये सब पूरा वही सब बोला, जो जितना जहर इन्होंने समाज में खोला यहाँ, वो क्या वो चीजें वहां के लोगों को नहीं दिखाई दे रही होंगी कि यहाँ पर इनका जो दोगला व्यवहार है, दोगला प्रचार है, इसका क्या असर वहां बिल्कुल नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आता है कि आप जहां वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू, तो राजनीति भी आप उसी तरह से कर रहे हैं, और लोगों को आप कब तक बरगला पाएंगे, कब तक उनके भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर पाएंगे। आज 10 साल होने को आए हैं सर, ये वर्चुअल रूल कर रहे हैं कश्मीर में भी, जम्मू में भी और सेंटर में भी। कोई किसी तरह की किसी तरह का इनके पास दबाव नहीं है कि ये वहां पर कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन क्या ये आज एक भी जम्मू के माइग्रेंट को वापस कश्मीर में या जम्मू में एस्टेब्लिश कर पाए हैं, वहां पर स्थापित कर पाए हैं? ये एक बहुत बड़ी चीज बात है कि हम हैं तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन ये सब कुछ नहीं करना चाहते। ये सिर्फ बात करेंगे, जिस तरह से इन्होंने पूरे देश को और युवाओं को खासकर मैं कहना चाहता हूं कि रोजगार का लुभावना सपना दिया, 15 लाख की तो बात लोग भूल ही गए इन्होंने, क्योंकि खुद ही बोल दिया था अमित शाह ने कि ये एक जुमला था। तो अब क्या उन जुमलों को जम्मू कश्मीर की अवाम जो है उसे उसकी तरफ उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां जम्मू कश्मीर की जो मिट्टी और उसकी सुगंध है उसके साथ अपना तालमेल नहीं बना पाए हैं। बिल्कुल उसी तरह के हालात हैं जैसे आज से 10 साल पहले थे या उससे पहले की परिस्थितियां थी। कोई बदलाव किसी तरह का अगर हम देखें, उल्टा हुआ ये है कि उधर पाकिस्तान से एग्रेशन बढ़ रहा है और उधर चाइना से एग्रेशन बढ़ रहा है। वो आपकी जमीन पे, आपकी सरजमीन को लूटते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर उनकी अपनी छावनियां आगे बढ़ती जा रही हैं, फौजी आगे बढ़ रहे हैं, और आए दिन वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आर्मी के बीच में। और ये सब चीजें वहां के लोकल्स उसके जो है ना भुगत भोगी हैं।
कब वहां से शेलिंग हो जाए कोई पता नहीं है, इधर से किस दिन कब ये अपना कानवाई लेकर चल पड़े कोई पता, मतलब वेरी the uncertainty is still prevailing in Jammu and Kashmir. I hope my friends will not disagree with my this version कि जो अनसर्टेनिटी आज से पहले और आगे भी अगर चुनाव इनकी मर्जी से नहीं हुआ और जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उन्होंने इनका भला नहीं किया, तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह से सरकार बनाने का मौका मिलेगा। अलाइंस के साथ मिलकर बोल लो चाहे किसी और तरीके से। देखिए कांग्रेस पार्टी ने और नेशनल कांग्रेस ने वहां कॉन्फ्रेंस ने वहां बहुत बढ़िया तालमेल बनाया है। और मैं यहाँ यही कहना चाहूंगा कि ये जो मोहब्बत और नफरत की जो दुकान है इसको किस तरह से ये हैंडल किया गया है, ये सारी चीजें इस इलेक्शन में आपको सामने देखने में मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सामने आना ही है, वो बहुत वक्त शेष नहीं है। अश्विन सर बताया गया, एक तो जो संघ वाली आरएसएस की बात हुई, एक चीज वो, और सेकंड वन की जो अगर त्रिशंकु वाला स्थिति होती है, भले ही वो राशिद इंजीनियर कह रहे हैं, आपको लगता है कि क्या वो बीजेपी की बी टीम की तरह पेश आएंगे? क्या आप उसमें पा रहे हैं? अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। जी संजीव जी, साफ जाहिर है कि बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठजोड़ है वो कामयाब ना हो। वो चाहे कैसे होगा, वो पार्टी को तोड़े जोड़े वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको जम्मू में जवाब देना है। क्योंकि उनका जो बेस जो है, आज की 4 जो डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर, ये उनका सारा बेस है। और अभी तक जो है बीजेपी का उनको देखना है कि वो लास्ट टाइम 2014 में उन्होंने 25 सीटें ली थी आउट ऑफ 37। अब जो है रीऑर्गेनाइजेशन और डिलिमिटेशन के बाद अब जो है जम्मू की सीटें 43 हो गई हैं और कश्मीर की 47 हो गई है, यानी कि 4 सीटों का फर्क टोटल है। तो साथ साथ है, अब कांग्रेस पर डिपेंड है कि कांग्रेस कितनी सीटें लेती है। लास्ट 2014 में उन्होंने 12 सीटें ली थी, जिसमें से 4 सीटें वैली से ली थी, 5 जम्मू से ली थी और 3 लद्दाख से ली थी, जिसमें नोबरा, करगिल और लेह थी। अब ये देखना है कि अगर कांग्रेस 12 से ज्यादा सीटें लेती है और 30-35 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर से ले लेती है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार पक्की बन जाएगी। उसमें से चीफ मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के होंगे। अगर नहीं बनती हैं तो वही हाल जो है 2014 वाला हाल हो जाएगा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी सरकार बनाएगी या नहीं बनाएगी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक पास देगी, बीच में से पब्लिक में जाएगी और बताएगी कि बोलिए हम क्या करें। ऑप्शन कोई नहीं हमारे पास, कांग्रेस के पास वोट बैंक नहीं है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सेम ऑप्शन हो जाएगा जो 2014 में बीजेपी और पीडीपी के पास था। तो जाहिर है कि उस दौरान ये डील करेंगे, 1 महीना 15 दिन लगाएंगे कि बीजेपी से मीटिंग करके ये बताएंगे कि पहले हमें गारंटी दे दो कि 1 महीने के या 2 महीने के बीच में आप स्टेटहुड मिल जाएगा। तो बीजेपी को वो स्टेटहुड देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला हुआ है कि स्टेटहुड दिया जाए। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी पार्लियामेंट हाउस में बोला है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कि स्टेट को जल्दी दिया जाएगा। अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो आप ये 100% लीजिए कि स्टेटहुड स्टेट को नहीं मिलेगा, जम्मू कश्मीर सरकार को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। तो उनके पास एक ही ऑप्शन होगा कि असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया जाए और वो केंद्र को भेज दिया जाए। और केंद्र जो है बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज देगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक एक्सपर्ट कमेटी को भेज देगी, ये इसको रिव्यू किया जाए। तो इस तरह के रेजोल्यूशन पहले भी आए थे, जैसे ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन आया था। और मुझे याद है कि 79 में शेख अब्दुल्ला के वक्त AR राथर, अब्दुल रहीम राथर ने एक बिल लाया था, प्राइवेट मेंबर बिल लाया था, जिसमें ये बोला था कि जो लोग 47 में पाकिस्तान चले गए हैं वो वापस आके जम्मू कश्मीर में अपने मकानों पर कब्जा कर सकते हैं, जमीनों पर कब्जा कर सकते हैं। और असेंबली ने ये पास भी कर दिया था बिल। और उस वक्त केंद्र सरकार के पास इतनी प्रॉब्लम आ गई थी कि अब किया क्या जाए।
तो फिर उन्होंने जब प्रेसिडेंट के पास बिल भेजा तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया। उसके बाद वो बिल नजर नहीं आया, ना वो पास हुआ। बट गवर्नमेंट के पास प्रॉब्लम काफी बड़ी हो गई थी। अब यही है कि कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस वो रेजोल्यूशन पास करके असेंबली में कश्मीर के लोगों के पास जाएगी, देखो हमने तो बिल पास कर दिया कि स्टेटहुड वापस दिया जाए। अब देखो बीजेपी वाले पास नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट वो अपने आप को बचा लेंगे। जहां तक 370 और 35A का है, सब कश्मीरियों को पता है, इवन नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता है, पीडीपी को पता है, बाकी यूनिवर्सिटी को भी पता है कि 35A और 370 जो है वापस नहीं आने वाला है। वो आम कश्मीरी को पता है और उनको पता है कि हमें बेवकूफ बना रहे हैं कि 370 वापस आएगा, 35A वापस आएगा। जैसे उमरुल्लाह ने अब रिसेंटली बताया है कि अगर आरएसएस और बीजेपी को 70 साल लगे 370 को खत्म करने के लिए, तो 70 साल हमें भी लगेंगे 370 और 35A को लाने के लिए। तो एक राजनीतिक मुद्दा है। बट अब ये देखना है कि जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी कौन सी होगी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, बीजेपी होगी, कांग्रेस का सवाल नहीं है, पीडीपी का सवाल नहीं है। तो दोनों पार्टियों में देखना लार्जेस्ट पार्टी कौन सी होगी। कांग्रेस के पास अगर 10 से 15 सीटें आ जाती है जम्मू और कश्मीर में भी उनका बेस है। अभी इन्होंने बोला कि सोपोर में 21 कैंडिडेट खड़े कर दिया है। सोपोर में 21 कैंडिडेट खड़े किए हैं, जो कि जमात इस्लामी का गढ़ है। वहां पे जमात इस्लामी का कैंडिडेट भी है, जो कि 2014 में वहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट जीता था। यानी कि कांग्रेस का वहां पर बेस है। तो कांग्रेस उसको हराने के लिए 21 कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं कि कोई ना कोई कांग्रेस का ना जीते, बाकी इंडिपेंडेंट के जीत जाए, वो बीजेपी उनको अपने साथ ला सकती है बाद में। इस तरह से कश्मीर जो जितने भी प्रॉक्सी कैंडिडेट्स है वो जो है वो सरकार बनाने में काफी कामयाब हो गए। मोस्टली वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, जिस तरह से हमें इंफॉर्मेशन है। जैसे इंजीनियर रशीद की पार्टी वो रिकॉग्नाइज पार्टी नहीं है, तो 2 तारीख को इंजीनियर रशीद को दिल्ली पहुंचना और 3 तारीख को जेल में उन्होंने सरेंडर करना है। 3 अक्टूबर के बाद अवामी इत्तेहाद पार्टी का कंट्रोल किसी के पास नहीं होगा। इंजीनियर रशीद जो है उसको जेल के अंदर से, तिहाड़ जेल से अंदर से कंट्रोल करेगा। उसके ऊपर व्हिप भी कोई जारी नहीं हो सकता है, क्योंकि पार्टी रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो सारे इंडिपेंडेंट हो गए। बट जहां तक हमारे पास खबर है, जैसे आज बारामूला में वहां पर सबसे कम वोट बैंक पड़ा है, 55.78% जो है 5 बजे तक पड़ा है। यानी कि लोगों में इंटरेस्ट कम हो गया कि मोस्टली जो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स है या इंजीनियरिंग की, ये सारे जो है बी टीम ऑफ बीजेपी है। इससे लोगों में इंटरेस्ट वहां पर कम हुआ। अब देखिए आज का डाटा मैं बता रहा हूँ कि बारामूला का डाटा जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि बारामूला में इंजीनियर रशीद और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की सजाद लोर का काफी बेस है बारामूला कुपवाड़ा में। वहां पर कुपवाड़ा में जो है 62% पड़ा है, बट इन कंपैरिजन टू जम्मू में 72% पड़ा है। यानी कि लोगों में इंटरेस्ट कम है। तो मुझे लगता है कि जो वहां का जो इंजीनियर रशीद, जो जिस तरह से हमें गैस लग रहा था कि 14 सीटें उसने पार्लियामेंट सीटों में, जब असेंबली में 14 में उसने लीड लिया था, तो क्या वो 14 सीटें में वो उसको पकड़ सकता है। बट मुझे नहीं लगता है। जिस तरह से लोगों ने उसके इमोशनली वोट दे दिया था, उसके बेटे ने ये बोला था कि अगर आप वोट डालोगे, अगर वोट नहीं डालोगे मेरे बाप को जो है अफजल गुरु की तरह फांसी चढ़ा देंगे। नेचुरली कश्मीरी लोग इमोशनल बड़े थे और उन्होंने उसको वोट डाल दिए। अब जो लोगों को पता लग गया है, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती महबूबा मुफ्ती ने पब्लिक में जाके बोला है कि ये बी टीम है बीजेपी की, और बीजेपी को वहां पर लेने को कोई तैयार नहीं है, किसी गले में नीचे उतरने को तैयार नहीं है। तो जाहिर है कि उससे वो है इंजीनियर रशीद को काफी डैमेज हुआ है और उसका जो वोट बैंक भी कम होगा और सीटें भी कम होगी। बट ये देखना है कि आने वाले दिनों में जो 8 तारीख को इंजीनियर रशीद का क्या रोल होगा, जेल के अंदर होंगे, उसके एमएलए किसके पास जाएंगे, क्या बीजेपी के पास जाएंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जाएंगे। इसी तरह जमात इस्लामी ने 10 कैंडिडेट खड़े किए हैं, वो सपोर्टेड बाय जमात इस्लामी है, बट वो इंडिपेंडेंट है। सो वो कहीं भी जा सकते हैं, उनके ऊपर कोई बीप नहीं लगेगा। चाहे वो 5 कैंडिडेट जीते, 3 कैंडिडेट जीते,
तो इंडिपेंडेंट का खेल काफी बड़ा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि अब इसके बाद बॉक्स चलेंगे, जो बात होती है कि कौन कितना बड़ा खरीदार है वो खरीदने की स्थिति में होगा। एक सवाल और करूंगा अश्मीत जी आपसे कि सोनम वांगचुक की जो कल अरेस्टिंग या उन्हें डिटेन किया गया उनके लोगों को, इसका कितना क्या आज की जो ठीक पहले की आज जो पोलिंग होनी थी, वोटिंग, कहाँ कहाँ कुछ असर की संभावना दिखती, कुछ हुआ होगा इसका असर की कुछ सब सामान्य होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता अगर इसका अगर लद्दाख रीजन में अगर चुनाव हुए होते तो डेफिनेटली जो है लद्दाख और स्टेटहुड करगिल की बात में, कर रहे थे, जो सारी चीजें कर रहे थे स्टेटहुड के हाँ बारे वो में। उसमें काफी फर्क पड़ जाता है क्योंकि उसका काफी नाम है वहां पर, लोग बड़ा मानते हैं, चाहे वो वहां के मुस्लिम्स हो चाहे वो बुद्धिस्ट हो। बट क्योंकि वहां चुनाव नहीं हो रहे हैं और वहां की जो है उसका असर नहीं पड़ा है, लोग ज्यादा इंटरेस्टेड जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में जो बेस बीजेपी का था वो बना नहीं है और वहां से इंडिपेंडेंट जीत गया है, जो कि लास्ट टाइम वहां से जो बीजेपी का कैंडिडेट जीता था और उसकी जो बीजेपी कैंडिडेट एमपी ने जो स्पीच पार्लियामेंट दी थी प्राइम मिनिस्टर मोदी के अलावा पूरी दुनिया के लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया था कि कितना अच्छा ये बोलता है। बट उसको इस दफा उन्होंने सीट ही नहीं दी। कारण ये था कि जो लद्दाख में एजिटेशन चल रही है वो बीजेपी कंट्रोल नहीं कर पाई और लद्दाखी लोग ये बोलते हैं कि जब हम जम्मू कश्मीर के साथ थे वो बेटर ऑप्शन था देन कि इंडिपेंडेंट होके यूनिट टेरिटरी बना दी है। अब वो कुछ आवाज भी नहीं निकाल सकते, अगर कुछ आवाज निकालते हैं तो वहां पर सीआरपी और पुलिस के साथ उनको डंडों से मारा जाता है। पहले वो पॉलिटिकली उसको एक्सप्लॉइट करते थे, वो अपनी डिमांड पूरी कर लेते थे, मगर अब वो डिमांड नहीं कर पाते। वो चाहते हैं कि सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब कि उनकी जॉब और उनकी जमीन जायदाद में बाहर के लोग आके नहीं बसने चाहिए और उनका कल्चर जो खराब नहीं होना चाहिए और वहां पर इंडस्ट्री इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए। यही कारण वांगचुक वो वहां से निकला है और यहाँ पर उसको दिल्ली बॉर्डर पर डिटेन किया गया है। जी जी जी। उसका इंटरनेशनल नेशनली काफी असर पड़ेगा, बट चुनाव पर मुझे नहीं लगता उसका कोई असर पड़ रहा है। जी ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। मैं सभी से, तीनों से, सुधीर सर आपसे भी और बाकी सभी से सवाल यही पूछना चाहूंगा कि जैसा भी निकला अश्विनी सर ने जो चीज कही, ये बहुत साफ निकल कर आ रहा है इस चर्चा में अब तक की, कि आपने भी कुछ कहा था सुधीर सर और बाकी ने भी कहा है कि ओवरऑल स्थितियां हंग असेंबली की ज्यादा नजर आ रही है, बहुत स्पष्ट बहुमत की संभावना शायद कम है, और इसके बाद जो कुछ चलेगा वो एलजी का रोल बहुत अहम होगा इस पूरे इसमें, और साथ साथ जो बाकी कहीं बैगेजेस की बात हो रही, जो कमल खिलाने के लिए है, जो ऑपरेशन लोटस जो किया जाता है बीजेपी की ओर से, वो कहीं कुछ ज्यादा भारी पड़ेगा, इस तरह की संभावना ज्यादा देखते हैं। तीनों आपकी टिप्पणी छोटी छोटी, सुदीप सर आपसे लेकर और मैं दिनेश जी तक जानना चाहूंगा। अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए। जी मैंने कर दिया, बताइए जी। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, जी हाँ, आ रही। हाँ, देखिए जैसे आपने भी सोनम वांगचुक की बात कही, तो सोनम वांगचुक एक अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत हैं और उनकी बातों पे गौर किया जाता है, लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को अलग अलग कर दिया गया है और लद्दाख में चुनाव नहीं हो रहे हैं, अगर चुनाव हो रहे होते तो निश्चित ही उसका असर पड़ता और भारतीय जनता पार्टी को वहां खामियाजा भुगतना पड़ता। दिक्कत यह है कि दिल्ली, चाहे वो लद्दाख हो चाहे कश्मीर घाटी हो, उनके मन की बात सुनने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी अपने मन की बात करते हैं लेकिन दूसरों के मन की बात सुनते नहीं है। परंपरा परंपरा ये रही है कि केंद्र शासित राज्यों को, इस पे टिप्पणी चाहूंगा मैं, तो जो मैंने पूछा कि अब क्या आप लग रहा है कि इसके बाद जो नतीजों के बाद का जो दृश्य, क्या संभावना है आप देखते हैं वही दृश्य होना है जो मैं आपसे मतलब पूछना है, समझना चाह रहा हूँ कि वही कुछ एलजी और इनका रोल और साथ में बैगेजेस वाला जो एक संभावना है ज्यादा दिखती है वो। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है और त्रिशंकु या अधर विधानसभा अस्तित्व में आती है, तो ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी येन केन प्रकारेण साम दाम दंडभेद, प्रलोभन, दबाव, भयादोहन, सारी ताकतों का इस्तेमाल के किसी भी तरह से सत्ता में आने की पूरी कोशिश करेगी। तो खैर मनाइए कि जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा न आए और जनादेश के अनुरूप, वहां पर लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप जिसको बहुमत मिले वो सरकार बने। लेकिन त्रिशंकु विधानसभा आने से आपको बहुत दिलचस्प खेल देखने को मिल सकता है और कहना कठिन है कि वो जनभावनाओं का कितना आदर करेगी। संजीव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, मुझे लगता है क्या
दिलचस्प क्या होता है, एक जो नंगा नाच होता है वो कुछ जो किया जाता है वैसा जी कुछ होगा। सुधांशु सर, मैंने आपकी कहा ओर ना, फिर मैं साम दाम दंड भेद सभी चीजों का जी इस्तेमाल होगा, जी भयादोहन भी होगा, जी ब्लैकमेलिंग जी भी होगी, सौदेबाजी भी यस होगी। यस यस सर, सुधांशु सर। देखिए संजीव जी, दरअसल क्या है, जब चुनाव शुरू हुआ है उसके जस्ट पहले एक सर्वे लोक नीति CSDS वाला आया था, और उन्होंने बहुत स्पष्टता से जो वो एक अनुमान लगाकर दे रहे थे, जनरली वो सीट का अनुमान तो नहीं होता है, लेकिन वो उन्होंने भी लगभग 56 सीट के आसपास में एनसीपी और कांग्रेस अलायंस को आगे बताया। तो इतना ये कह देना अभी के कि एकदम कोई त्रिशंकु विधानसभा ही आ रही है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। हम तो ये कि ऐसा हुआ तो वाली बात, ऐसा हुआ तो हम जो चर्चा में जी, निकलता है तो इसकी देखिए, संभावना। वो अगर वो संभावना पहले, मतलब मैं अपना ये कह रहा हूँ, उसमें उसकी संभावना शायद अभी नहीं है, लेकिन अगर ओके, वो होता है फिर तो बीजेपी को हम लोग पिछले 10 साल से देख ही रहे हैं। और बिल्कुल ऑब्वियस है, जब एलजी उनका है और एलजी भी वो हैं जो बहुत खास हैं, दोनों के खास लोग हैं। आप और हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बनाने की भी उनको कोशिश हुई थी। वो अलग बात है कि उसमें सफलता नहीं मिली, तो फिर उनको जो जी है वहाँ पर भेजा गया। जी जी और देखिए, एक दो चीज और है, वो चीजें रिजल्ट के बाद होगा, लेकिन एक चीज जो जरूर है ध्यान रखने की कि लोकल सेंटिमेंट्स क्या है। और कोई भी पार्टी अगर, जैसे एक चीज तो बड़ा जो अभी अश्विनी जी ने बताया वो भी एक इम्पोर्टेंट पहलू है, क्योंकि जब पार्टी को कोई रिकॉग्निशन नहीं है तो दबाव डालना भी आसान है, और फिर दबाव से उसको इधर उधर ले, क्योंकि फिर वो एंटी इनकम वो वाला उनके ऊपर लागू नहीं होगा। उनकी बस सदस्यता जाने वाली कोई समस्या अगर नहीं आती है तब तो और आसान हो जाएगा उनको इधर उधर करना। लेकिन देखने वाली बात है कि ये जो दोनों ही निर्दलीय के रूप में लड़ रहे हैं दल, उनका क्या परफॉर्मेंस रहता है। मुझे अभी भी लग रहा है कि अल्टीमेटली तीनों मिलकर, लास्टली जो है वो तीनों मिलकर शायद बना ले जाएंगे, और जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये आप निश्चित मानकर चलो, जो हमारे अभी सुधीर जी ने कहा, फिर मुश्किल हो जाएगा एनसीपी और कांग्रेस को वहां सरकार। जी, मैं शायद मुझे आवाज में कोई तकलीफ है। दिनेश जी, आपकी टिप्पणी चाहूंगा। सर, ये हंग असेंबली का जो बात चल रही है, ये है, तो आप बात छोड़िए कि ये यहाँ तोड़ फोड़ जो है वो हंग असेंबली को लेकर के बाद होगी। यहाँ अगर कोई मेजोरिटी में भी सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी उसको भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी। ये मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर देता हूँ, क्योंकि हिमाचल में बैठा हूँ और अभी अभी भोगी हूँ 6 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ। वहां यहाँ पर बड़ी स्ट्रॉन्ग 68 का हाउस है, 68 में 40 सीट्स कांग्रेस पार्टी के पास थी। ये और उस हालत में भी भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रयास किया कि इस सरकार को डिस्टेबलाइज किया जाए। तो ऐसी हालत में भारतीय जनता पार्टी की नियत और नियति में किसी तरह से आप इनके नेताओं पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो आप कंप्लीट फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाइए, उसके बाद भी हम आपको देख लेंगे वाली परिस्थिति में हम चले जाते हैं। तो इनसे ये जो जो इनका रुतबा और रवैया है, इस वक्त पैसा बोल रहा है, उसके साथ ये सत्ता भी खरीद रहे हैं और शासन भी खरीद रहे हैं, और जहां तक इनसे हो सके ये व्यापार और बाकी चीजों को भी खरीद के ही पूरा कर रहे हैं। हालात बद से बदतर हैं देश में। यही मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह की एक अपेक्षा हम इनसे कर सकते हैं। वी कैन एक्सपेक्ट देम डूइंग एनीथिंग दैट इज फॉर द सेक ऑफ पावर। नहीं, दैट इज बीजेपी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सही है कि वो ब्रांड मोदी को भी बचाना है, और किसी भी तरीके से साम नाम दंड भेद जो उनका है, और वो तो क्लियर हरियाणा में जो दिख रहा था साफ उन्होंने कह दिया हरियाणा को लेकर कि बहुत 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, फिर वहां कमल खिल जाएगा, वो भी दावे हुए हैं। तो सब चीजें हैं कि उनको ये किन कारण सत्ता पाना है, और जो अपनी अभी जो स्थिति है उसको बचाने के लिए तो किसी भी हद तक जाने की स्थिति होगी। और वैसे तो हम लोग यही कामना करेंगे कि वहां जो भी हो एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार, और इस तरीके का ये जो दृश्य ना देखना पड़े और जो बदनामी होती है देश की, वैसी स्थिति ना हो। एक अच्छी चर्चा के लिए सुधीर सर आपका, दिनेश जी आपका, और सुधांशु जी और हमसे अश्विनी जुड़े थे, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, और इस चर्चा को लेकर यही अनुरोध होगा कि ये चर्चा यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार उसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।